गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कॉटन का। पिछली क्लास में आपको कॉटन का करवा रही थी, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो कपास के रेशे के बारे में आपको बता रही थी कि कपास का उद्गम क्या है, उसके बारे में आपको बताया। कपास जिसे कॉटन कहा जाता है, उसके हमने उद्गम के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके सूती वस्त्रों के निर्माण विधि के बारे में पढ़ा। सूती वस्त्रों के निर्माण विधि के बारे में हम कॉटन के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं यानी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेषताओं में मैं सबसे पहले आपको भौतिक विशेषताएं करवा रही थी। भौतिक विशेषताएं चल रहा है हमारा भौतिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले बताया था, संगठन की बात की थी हमने कि जो कॉटन होता है उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका संगठन कैसा है। फिर हमने उसके बाद में हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने, उसके लंबाई और व्यास की बात की थी। उसकी कॉटन की लंबाई और व्यास की बात की। लंबाई और व्यास के बाद में माइक्रोस्कोपिक व्यू सूक्ष्मदर्शीय संरचना की बात की। सूक्ष्मदर्शीय संरचना की बात की, जैसे अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने किया था इसकी रंग और चमक की बात की। रंग और चमक की बात की थी कि सूती जो वस्त्र होता है उसमें रंग और चमक किस प्रकार की होती है। आज की जो हमारी क्लास में है हम करेंगे इसके अंदर रंग और चमक के बाद में हमने इसके प्रत्यास्था की बात करते हैं। कल आपको प्रत्यास्था, जब मैंने प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि प्रत्यास्था क्या होती है, प्रतिस्पंदता क्या होती है, उसके बारे में बताया था। प्रत्यास्था किसे कहते हैं? कपास के रेशे में प्रत्यास्था के, ये आपको बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि प्रत्यास्था क्या है, प्रतिस्कंदता क्या है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कपास के जो रेशा है उसमें प्रत्यास्था के गुण का सख्त अभाव होता है। सख्त अभाव जिसके अंदर होगा यानी इलास्टिसिटी, लचीलापन का, प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का अभाव होना, मतलब उसमें क्या है, रिंकल्स ज्यादा आएंगे। अगर आ जाता है कि इन रेशों के अंदर प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और लचीलेपन का अभाव है, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यही होगा कि उस वस्त्र में रिंकल्स ज्यादा आएंगी, सिकुड़न ज्यादा आएगी। अगर कही जाए कि प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और लचीलापन का गुण अच्छा होता है, इसमें अच्छा होता है, तो क्या कहेंगे? उस कपड़े में, उस रेशे में रिंकल्स नहीं आएंगी, सिकुड़न नहीं आएगी। तो कॉटन का जो रेशा होता है उसमें ये अभाव होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित रहता है, अतः इसे खींचकर फैला नहीं सकते हैं। आकार निश्चित रहेगा मतलब जितना है उतना ही रहेगा, उसको खींचकर फैला नहीं सकते हैं। कई कई कपड़े आप देखते हो कि हम उसको पहन लेते हैं, पहनने के बाद वो फिट हो जाता है और वो कई दूसरे जैसे अलग अलग आकार के लोग, अलग अलग साइज के लोग उसको पहनते हैं तो उनको फिट हो जाता है। तो वो क्या होता है, उनके अंदर प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और लचीलेपन का गुण होता है, इस वजह से वो उनको फिट हो जाता है। परंतु कॉटन में ऐसा नहीं है, कपास में ऐसा नहीं है, इसलिए ये अपने शेप होता नहीं है और ये क्या करता है, इसके अंदर इसी अवगुण अभाव के कारण इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, सिलवटें पड़ जाती हैं। परंतु इस्त्री करने पर यानी प्रेस करने पर ये सिलवटें दूर हो जाती हैं। अब अगला जो है इसमें मजबूती एवं दृढ़ता की बात करते हैं कि कपास का जो रेशा होता है उसमें मजबूती कैसी होती है, मजबूती और दृढ़ता। मजबूती और दृढ़ता कैसी होती है?
सभी प्राकृतिक रेशों में से कपास का रेशा आपको बताया था सबसे छोटा होता है। सबसे छोटे होते हुए भी ये काफी मजबूत होता है। इसकी लंबाई बिल्कुल आपको बताया था मिनिमम ये आधा इंच से मैक्सिमम 2.5 इंच तक इसकी लंबाई होती है। सभी प्राकृतिक रेशों में इसकी लंबाई सबसे कम होती है, लेकिन लंबाई कम होते हुए भी ये क्या होता है, मजबूत होता है। इससे बने वस्त्र काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, परंतु गीला होने पर इसकी मजबूती है वो 30% बढ़ जाती है। गीले होने पर इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है वो 30% मजबूती वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 30% इसकी मजबूती है वो बढ़ जाती है। 30% 30% तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है। अतः इन्हें आसानी से बेझिझक इनको धोया जाता है। आप देखते हो कॉटन की चादरें वगैरह रहती हैं या कॉटन के कपड़े होते हैं, उनको पीट कर थापियों से रगड़ कर धोया जाता है, लेकिन वो जल्दी से फटते नहीं हैं। उसका कारण यही होता है कि गीले होने पर उनकी मजबूती है वो 30% बढ़ जाती है। इसी वजह से वो इनको आराम से धोया जा सकता है। और इन पे कपास के रेशों में मजबूती इनके जो अंदर ऐंठन होती है उस पर डिपेंड करती है, यानी जितनी ऐंठन होगी उतना ही ज़्यादा ये मजबूत होते हैं। अगला आता है हमारा, इसके अंदर प्रतिस्कंदता आता है। प्रतिस्कंदता, कपास के रेशे में प्रतिस्कंदता का गुण का सख्त अभाव होता है। एक बात का ध्यान रखना, जिस रेशे के अंदर प्रत्यास्था कम होगी, लचीलापन कम होगा, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी कम ही होगा। ये नहीं है कि प्रत्यास्था अधिक होगी तो ये कम होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर प्रत्यास्था कम है, लचीलापन कम है, तो प्रतिस्कंदता भी कम ही मिलेगी। अगर कहा जाए लचीलापन ज्यादा है, प्रत्यास्था या प्रतिस्कंदता ज्यादा है, तो एक जो पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा। तो इसका यही मतलब है कि अगर इसमें प्रत्यास्था कम है तो इसमें प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है। और यही कारण है कि 1-2 बार सूती वस्त्र पहनने के बाद उन्हें धोकर और इस्त्री कर पहना जाता है। बिना इस्त्री के इनको नहीं पहना जाता, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो खराब हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। इसलिए इनको हर 1 या 2 बार पहनने के बाद इनको धोकर प्रेस करके पहना जाता है। ये हो गई प्रतिस्कंदता की बात। परंतु इसमें क्या होता है, कृत्रिम परिसज्जा यानी फिनिशिंग देकर परिष्कृति करके कपास के वस्त्रों पर एक विशेष आकार दे दिया जाता है। यह आकार सदैव के लिए बना रहता है। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, तो इनमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था का समावेश कर दिया जाता है, जिससे उनकी जो ये अवगुण होता है उसको छिपा दिया जाता है। अगली बात करते हैं सिकन प्रतिरोधकता की बात करते हैं। सिकन प्रतिरोधकता की बात करते हैं। प्रत्यास्था के इसमें सूती वस्त्रों में 1 या 2 बार पहनने के प्रयोग के बाद ही सिकन पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाती है, क्रीज रेजिस्टेंस बोलते हैं सिकन प्रतिरोधकता को। ऐसा कपास के रेशे में नम्यता, प्रत्यास्था व प्रतिस्कंदता के गुण के कारण पाया जाता है। यानी सिकन प्रतिरोधकता कब पाई जाएगी, जब उनमें प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और नम्यता का अभाव होगा, तब सिकन प्रतिरोधकता होगी उसके अंदर, यानी रिंकल्स आएंगे कपड़ों के अंदर। अब आ जाएगी इसमें अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो है इसके अंदर ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं, ताप संवाहकता कहते हैं। ताप संवाहकता हीट कंडक्टिविटी, ताप संवाहकता क्या होती है, सूती वस्त्र
ताप के अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर ठंडक का आभास होता है, गर्मी का आभास, गर्मी नहीं लगती है बल्कि शीतलता का अभाव होता है, क्योंकि सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रोए उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की जाती है। फ्लानन का वस्त्र उसी चेष्टा का परिणाम है, यानी फ्लानन का जो वस्त्र बनाया जाता है वो रोयों को उठाकर बनाया जाता है। सूती वस्त्र को भी क्या है, ताप सहने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया जाए तब भी ये क्या है, अगर इनको विसंक्रमित करते हैं, इनको डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो क्या होते हैं, ये खराब नहीं होते हैं अगर इनको उबलते पानी में धोया जाता है, क्योंकि ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। इसी वजह के कारण उच्च ताप को ये सह लेते हैं, जिससे इन पर पड़ी सिलवटें भी दूर हो जाती है। प्रेस वगैरह करते हैं तब क्या है, ये खराब नहीं होते हैं। अब आगे प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव, सूती वस्त्र काफी मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। निरंतर सूर्य के प्रकाश में रखने से सूती वस्त्र कमजोर और निर्बल हो जाते हैं। अगर आप कर्टन वगैरह लगाते हैं कॉटन के, अगर उन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, धूप आती है, तो वो कुछ टाइम के बाद में उनमें क्या हो जाता है, वो सूती वस्त्र कमजोर पड़ जाते हैं, उनसे रेशे खराब हो जाते हैं और वो जल्दी फट जाते हैं और इनका रंग भी पीला पड़ जाता है। इसको किस प्रकार से देख सकते हैं, अभी बताया पर्दे वगैरह होते हैं उनसे पता चल जाता है। अतः अत्यधिक धूप पड़ने से सफ़ेद वस्त्र पीले व रंगीन वस्त्र सफ़ेद हो जाते हैं। अब आता है रगड़ का प्रभाव। रगड़ का प्रभाव, सूती वस्त्र आपको बताया कि मजबूत होते हैं, अतः इन्हें बिना डर के रगड़ रगड़ कर धोया जाता है। जैसे कफ होती हैं, कॉलर्स होती हैं, हम उनको बड़े सूती वस्त्रों को रगड़ रगड़ कर धोते हैं, चादर वगैरह होती हैं, लेकिन वो खराब नहीं होते हैं क्योंकि इनमें रगड़ को सहने की क्षमता होती है, इसी वजह से ये खराब नहीं होते हैं। स्वच्छता एवं धुलाई। स्वच्छता एवं धुलाई है। सूती वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं और इनकी सतह खुरदरी होती है। सूती वस्त्रों की सतह खुरदरी होने के कारण जो धूल मिट्टी गंदगी वह होती है वो इनकी सरफेस पर, इनकी तह में जम जाती है, जिस वजह से ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इनको 1 या 2 बार पहनने के बाद में इनको धोना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये गंदे दिखाई देने लग जाते हैं। और इनको धुलाई करना भी क्या बताया आपको, इनको अच्छे से इनको रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है। अब इसमें आगे बात करते हैं, सिकुड़न की बात करते हैं। सिकुड़न की बात करते हैं कि सूती वस्त्र आपको बताया था शीघ्रता से सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं, अभी आपको क्या बताया था कि ये किस वजह से सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्याशा प्रतिस्कंदता का अभाव होता है। इसी अवगुण के कारण ये वस्त्र जल्दी सिकुड़ जाते हैं, इसलिए इन पर धोकर प्रेस करना आवश्यक होता है इनकी सलवटों को दूर करने के लिए। अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है इसके अंदर कीट फफूंदी व कीड़े का प्रभाव। कीट फफूंदी व कीड़ों का प्रभाव। सूती वस्त्र होते हैं, इनके ऊपर सूक्ष्म जीवाणु एवं कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही इनके ऊपर कीटों का प्रभाव पड़ता है, परंतु फफूंदी का प्रभाव इनके ऊपर पड़ जाता है। आप कई बार देखते हैं सूती वस्त्र जो होते हैं, कपड़ों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जाली सी बनी होती है, वो क्या होती है, वही फफूंदी
कपड़े की तरह जम जाती है सफेद सफेद, वो फफूंदी होती है। तो सूती वस्त्र को कीट और सूक्ष्म जीवाणु तो नुकसान नहीं करते, बल्कि इनको फफूंदी नुकसान करती है, इनको नुकसान पहुंचाती है। अगला आ जाएगा हमारे इसके अंदर विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता, सूती जो वस्त्र है, कपास के रेशे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, अतः इन पर किसी भी प्रकार का स्थैतिक प्रभार यानी स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता है। आपको पहले भी बताया था कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है, जैसे कि रेशमी जो सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उनमें से सर्दियों के टाइम देखना कि आप उसमें से रात के टाइम चिंगारी से निकलती रहती है, चिड़चिड़ की आवाज़ आती है, तो वही क्या कहलाता है, विद्युत प्रभार, विद्युत प्रभार कहलाता है, यानी स्टैटिक चार्ज कहलाता है, जिसमें से स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। परंतु सूती जो वस्त्र होते हैं वो विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इनमें से हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, विद्युत अच्छे के संवाहक होते हैं, इसीलिए इनमें से विद्युत प्रभार नहीं करती है और ये इनमें से करंट वगैरह नहीं होते और ये पहनने में अच्छे होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। तो ये है हमारी इसके। अब एक और पॉइंट इसके अंदर रहता है, वो है अवशोषकता का पढ़ना। अवशोषकता, अवशोषकता क्या कहलाती, इसको कहते हैं अब्जॉर्बेंसी को कहते हैं। पानी को सोखने की क्षमता क्या कहलाती है, अब्जॉर्बेंसी कहलाती है, यानी कि अवशोषकता कहलाती है। कपास में आर्द्रता अवशोषण क्षमता अधिक होती है, नमी को सोखने की क्षमता अधिक होती है, साथ ही सूती वस्त्रों पर नमी भी शीघ्रता से फैल जाती है, इसीलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए सर्वथा अनुकूल होते हैं और आरामदायक होते हैं और शरीर से निकले पसीने को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फैला देते हैं, जिससे हमें ठंडक का आभास होता है, हमें गर्मी नहीं लगती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कॉटन एक ऐसा फैब्रिक है जिसको हम गर्मी और सर्दी दोनों में प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए मोस्टली लोग इसको पहनना पसंद करते हैं। कपास की आर्द्र प्रतिधारण क्षमता यानी मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी जो होती है वो 7 to 8% तक होती है। सूती वस्त्र लिनन की वस्त्र की अपेक्षा अधिक देरी से सूखते हैं। तो लिनन के बारे में आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि क्या है। यानी सूती वस्त्र, लिनन जल्दी सूख जाता है, सूती वस्त्र धीरे सूखता है। अब आ जाओ बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी भौतिक विशेषताओं की बात, अगली हो गई हमारी, अब आगे करते हैं रासायनिक विशेषताओं की बात। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं, जितने भी रेशे पढ़ाए जाएंगे उनके अंदर ये ही भौतिक पॉइंट्स रहेंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे सेम वैसे ही पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट सेम रहेंगे लेकिन उनका अंदर का जो मैटर है वो चेंज हो जाएगा। भौतिक के बाद में करते हैं रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं। रासायनिक विशेषताओं के अंदर 4-5 पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव या कहें विरंजन का प्रभाव, विरंजन का प्रभाव, या फिर इसके अंदर एक और आ जाएगा, इसके अंदर पसीने का हो गया, क्षार का हो गया, रंगों का प्रभाव, रंगों का प्रभाव। ये पॉइंट्स इसके अंदर रासायनिक विशेषताओं के अंदर रहेंगे। तो अम्ल का प्रभाव, सूती वस्त्रों पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, सूती वस्त्र पर तनु जो कार्बनिक अम्ल है यानी डाइल्यूटेड ऑर्गेनिक जो एसिड है
उनका कोई विशेष प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, परंतु इनसे क्या हो जाते हैं, रंग खराब हो जाते हैं। सूती वस्त्रों के ऊपर अगर हम ये एसिड से रंग खराब हो जाते हैं। और क्योंकि हम दाग धब्बे छुटाने के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए दाग धब्बे छुटाने के नींबू के रस, ऑक्जेलिक अम्ल आदि का उपयोग करना चाहिए। अम्ल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए दाग धब्बे वगैरह छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड और नींबू के रस का यूज करना चाहिए। तो ये थे हमारे इसके अंदर अम्ल का प्रभाव। क्षार का प्रभाव, कि इनके ऊपर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। सूती वस्त्र पर छांद्र सार का प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर छांद्र जो सार होता है उसका प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से, क्षार की वजह से इसके रेशे निर्बल और कमजोर होकर गल जाते हैं। परंतु हल्के क्षार का अगर इनके ऊपर प्रयोग किया जाए तो इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सूती वस्त्र को किसी भी साबुन में रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है, और इनको उबलते पानी में सोडे के साथ भी धोया जा सकता है, क्योंकि ये जल्दी से खराब नहीं होते। अब इसमें ब्लीचिंग की बात करते हैं कि विरंजक का क्या प्रभाव पड़ता है। विरंजक का प्रभाव पड़ता है, सफेद सूती वस्त्र बार बार अगर प्रयोग में लाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो उन पीलेपन को सूती वस्त्र जो होते हैं, आप देखते हो कि जो बनियान वगैरह होते हैं, सफेद जो कपड़े होते हैं, कोई भी हो, शर्ट्स वगैरह, तो उनको हम क्या करते हैं, पीलापन, अगर उनको उजाला ना दिया जाए, नील ना दिया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो उनके पीलेपन को दूर करने के लिए हम नील देते हैं। घरेलू स्तर पर उसका नील का प्रयोग किया जाता है, उजाला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर विरंजक होता है, उनके अंदर ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, इसी वजह से वो पीलेपन को दूर कर देते हैं। अब आप कहें कि नेचुरल, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट क्या है, तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो प्राकृतिक विरंजक के अंतर्गत आती है। इसीलिए आप देखते हो कि कपड़े हैं वो सफ़ेद, अगर सफ़ेद है तो वो पीलापन दूर करने के लिए उनको धूप में डालते हैं, और अगर हम रंगीन कपड़ों को धूप में डाल देते तो आप देखना कि उसमें से सारा कलर फेड हो जाएगा और कपड़े वाइट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, ये विरंजक होता है जो कपड़ों के पीलेपन को दूर कर देता है। तो विरंजक के रूप में हम घरों में नील व उजाला का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाएगा पसीने का प्रभाव, कि पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है। सूती वस्त्र पर बार बार पसीने के प्रभाव से वो वस्त्र कमजोर हो जाते हैं। आप कई बार देखते हो कि ये देखना पड़ता है कि जो पसीना है उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। अगर अम्लीय, ज़्यादा अम्लीय है तो वो भी नुकसान करती, ज़्यादा क्षारीय है तो वो भी रेशों को गला देते हैं। तो इस वजह से ये जो डिपेंड करता है वो पसीने की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पसीना है। तो पसीने वाली जगह से वस्त्र खराब हो जाते हैं और वो जल्दी वहाँ से फट भी जाते हैं। तो पसीने की प्रकृति अगर क्षारीय है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, अगर अम्लीय है तो वस्त्र को ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है। अब लास्ट में हम रंगों की बात करते हैं कि रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। रंगों का प्रभाव पड़ता है, सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं, इसलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए इन पर पक्का रंग चढ़ाना आवश्यक होता है। अब आप कहेंगे सूती वस्त्र पर रंग आप रंग में डालते जल्दी से लग जाता है। हाँ, सूती वस्त्रों पर अब्जॉर्ब जल्दी कर लेता है पानी को, तो वो दिखता है कि रंग चढ़ गया। लेकिन क्या होता है, अगर उसको बार बार आप देखते हो, उसको अगर पानी में धोते हैं उसको, तो एक ही बार में वो सारा कलर बहकर पानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो यही होता है कि उनको रंग को पक्का करने के लिए रंग इन पर पक्के चढ़ाए जाते हैं। तो रंग पक्का करने के लिए इन पर कई तरह के उपाय किए जाते हैं। बार बार की धुलाई और वस्त्र को धूप में सुखाने से रंग फीके और धुंधले हो जाते हैं। इसीलिए जो वेट कलर होते हैं, वेट डाइज है, वो सूती वस्त्रों पर अच्छी होती है, अच्छी प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बेसिक एवं यानी
बेसिक कलर्स है और जो प्रत्यक्ष रंग है उनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है इनके ऊपर। नैप्थलीन रंगों का प्रभाव सूती वस्त्र पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये रंग जो नैप्थलीन जो डाइज होती हैं, नैप्थलीन जो रंग होते हैं वो आसानी से इसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। मैंने आपको क्लास में भी करवाया है कि डाई कितने प्रकार के डाइज हैं, हमने उसके बात की। ये तो हमारा क्या है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो उसमें रेपिटेशन रिपीट हो रहा है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए। एक तरह से आपका रिपीट हो रहा है तो आपको अच्छे से तरीके से ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने सारा सिलेबस ऑफलाइन क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने कॉटन के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। रासायनिक विशेषताओं में हमने अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, पसीने का, विरंजक का, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ऐसे ही इसके जैसे कि भौतिक विशेषताएं हैं वो कॉटन की कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि उसकी अवशोषकता कैसी होती है, कॉटन के रेशे की लंबाई कितनी होती है, व्यास कितना होता है, इसमें इसकी सूक्ष्मदर्शी रचना कैसी होती है, इसका रंग कैसा होता है, चमक कैसी होती है। तो प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, लचीलापन, विद्युत संवाहकता, ये सारे पॉइंट्स हमने रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के अंदर इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।